तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है। और इसमें एक चैप्टर हमने पूरा कर लिया था और दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है विद्रोही और राज। और आज हम इसका जो अगला भाग पढ़ेंगे इस चैप्टर का, उसमें देखेंगे कि 1857 की क्रांति का दमन अंग्रेजों ने कैसे किया और विद्रोह की कुछ छवियां देखेंगे। मतलब समकालीन समाचार पत्रों में 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ चित्र छपे थे, कुछ चित्रकारों ने प्रसिद्ध चित्र बनाए थे, उनको देखेंगे। तो देखिए, पढ़ते हैं हम कि किस तरह 1857 की क्रांति का दमन किया गया था। तो दमन करने में अंग्रेजों को बहुत जोर आया, बहुत पसीने छूट गए इस क्रांति का दमन करने में, क्योंकि ये क्रांति एक सैनिक विद्रोह से शुरू होने के बाद फिर इसने जन विद्रोह का रूप ले लिया था। पूरे भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैल गई थी। तो देखिए किस तरह अंग्रेजों ने फिर इस क्रांति का दमन किया। तो देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति का दमन किस तरह किया गया था। देखिए, इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था। ब्रिटेन से सैनिक टुकड़ियां मंगवाई गई थी, ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा सैनिक टुकड़ियां मंगवाई गई और उनके द्वारा बड़ी बर्बरता से, हिंसात्मक तरीके से इस विद्रोह का दमन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो ब्रिटेन से सैनिक टुकड़ियां मंगवाई और विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया भारत में। जो भारत में ब्रिटिश सेना थी वो तो कम पड़ गई थी, इसलिए कहाँ से मंगवानी पड़ी? ब्रिटेन से, क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश सेना थी उसमें तो बहुत सारे भारतीय सैनिक ही थे, ब्रिटिश सैनिक बहुत कम थे और जो थे उनमें से बहुत सारे मर चुके थे, इसलिए ब्रिटेन से सेना बुलाने की आवश्यकता पड़ी। और हमने देखा था कि जो ब्रिटिश भारतीय सेना होती थी उसमें तो भारतीय सैनिक होते थे। और हमने एक प्रश्न भी पूछा था पिछली कक्षा में कि भारत की किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा ब्रिटिश सेना में सैनिक भर्ती होते थे? कौन सा था बच्चों? अवध रियासत से बहुत ज़्यादा सैनिक बंगाल ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल थे। तो देखिए आगे, समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लगा दिया गया, सैनिक शासन लगा दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब है सैनिक शासन पूरे उत्तर भारत में लगा दिया गया, जहां पर ज़्यादा विद्रोह फैला था उस क्षेत्र में। इसका मतलब क्या है कि जो किसी विद्रोही को अगर पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उस पर मुकदमे नहीं चलेंगे। मुकदमे चलाने की जो सामान्य प्रक्रिया होती थी न्यायालय में जाके, वो सब खत्म कर दी गई। सैनिक अधिकारी उसको पकड़ेंगे विद्रोही को और सीधी एक ही सजा होती थी, सजाए मौत। और यही क्या है? मार्शल लॉ, सैनिक शासन लगा दिया गया। तो देखिए, कानून और मुकदमों की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और साथ ही विद्रोही की केवल एक ही सजा होती थी और वो क्या होती थी? सजाए मौत। और ये सजाए मौत देने के लिए किसी न्यायालय में पेश करने की जरूरत भी नहीं होती थी, सीधा का सीधा सैनिक अधिकारी होते थे वही उसकी मौत मुकम्मल कर देते थे। साथ ही ये भी होता था कि सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया जाता था, जैसे सार्वजनिक रूप से सबको, जहाँ पे सब लोग देख सकें, ऐसी जगह उन्हें फांसी पे लटकाया जाता था। या कई बार उनको बांध दिया जाता था तोप के सामने, तोप के गोलों से उड़ा दिया जाता था विद्रोहियों को। ऐसा क्यों करते थे अंग्रेज? ऐसा इसलिए करते थे कि बाकी जो लोग देखें उनके सामने एक उदाहरण पेश कर सकें कि विद्रोही की सजा क्या होती है, सजाए मौत होती है। उनमें बाकी लोगों में एक डर बैठ सके कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करना है, इसलिए सजाए मौत सार्वजनिक रूप से दी जाती थी। आगे देखिए, सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने वापस अपना कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर विद्रोही, जो मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे थे, हमने पढ़ा था, उन्होंने वहां से अंग्रेजों को भगा दिया था और वहां पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया था दिल्ली में। तो दिल्ली में क्रांति का मुख्य नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह। तो अंग्रेजों ने दिल्ली के सांकेतिक महत्व को समझ लिया था कि हम अगर दिल्ली को जीत लेंगे अंग्रेज दोबारा से, तभी ये माना जाएगा कि क्रांति का दमन शुरू हो गया है। तो सबसे पहले दिल्ली को जीतना ही उचित समझा अंग्रेजों ने और दिल्ली के ऊपर दो तरफा हमला किया गया वापस कब्जा करने के लिए। दिल्ली के ऊपर दो तरफा हमला किया गया। देखिए, दिल्ली पर एक तरफ से तो कलकत्ता की तरफ से सेना आई, ब्रिटिश सेना, उसने हमला किया, और दूसरी इधर पंजाब की तरफ से सेना आई, उसने दिल्ली पर हमला किया। और इस दो तरफे हमले में नीलसन और हडसन दो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने क्रांतिकारियों को हराया। उसके बाद उनका दिल्ली पे कब्जा हो गया और बहादुर शाह जफर, जो मुगल बादशाह था, दिल्ली में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पुत्र और पौत्र वगैरह थे, उनको तो मार दिया गया। लेकिन जो बहादुर शाह जफर था वो 82 साल का बुजुर्ग आदमी था, उसे मारना ठीक नहीं समझा, इसलिए उसको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया?
रंगून, जो कि कहाँ है, बर्मा में, वहाँ पर उसको भेज दिया गया और वहीं पर उसको कैद में रखा गया, रंगून में ही। और वहीं पर फिर बाद में 1862 के लगभग बहादुर शाह की जेल में ही मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर इसलिए था कि क्योंकि वो शायरी लिखता था और उसने वहाँ बर्मा की जेल में, रंगून की जेल में जब वो कैद था तो उसकी दीवारों पे भी बहुत सारी मतलब शायरी लिखी है वहाँ पर। बाद में जब बहादुर शाह जफर मर गया तो उसकी अंतिम इच्छा मरने से पहले जो उसने जाहिर की थी कि मुझे मेरे मुल्क में ही दफनाया जाए, भारत में ही, दिल्ली में ही कहीं मुझे दफनाया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी अंतिम इच्छा भी नहीं मानी और उसे वहीं रंगून में ही दफना दिया। इसलिए जो अंतिम मुगल बादशाह है उसका मकबरा या उसकी कब्र कहाँ है, बर्मा देश है और वहाँ पर एक शहर है रंगून, वहाँ पर वो बनी हुई है। और उस कब्र पे लिखा भी हुआ है, बड़े दर्द भरे शब्द लिखे हैं कि जफर, बहादुर शाह जफर के बारे में, कि जफर इतना बदनसीब निकला कि उसे अपने मुल्क में 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। कहाँ उसके पूर्वज अकबर, बाबर जैसे बड़े राजा हुए थे जिन्होंने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पे शासन किया और उन्हीं के अंतिम जो बादशाह हुए उसी वंश में उनकी ऐसी दुर्गति हुई कि 2 गज जमीन भी अपने देश में उसे नहीं मिल पाई, इतना बदनसीब निकला। ठीक है, तो देखिए आगे, दिल्ली पर अंग्रेजों का वापस कब्जा हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, दमन के बाद हम देखते हैं थोड़ा सा कि विद्रोह की छवियां क्या है, किस तरह विद्रोही के चित्र वगैरह जो होते थे। उस समय के अखबारों में, ब्रिटिश समाचार पत्र जो लंदन में थे वहाँ, कुछ भारतीय समाचार पत्रों में कुछ तस्वीरें छपती थी विद्रोहियों के बारे में, कुछ चित्रकारों ने चित्र बनाए थे अपनी कल्पना के आधार पर, वो छपे। और वो जो अखबारों में खबरें छपती थी, साथ में तस्वीरें छपती थी, चित्र छपते थे, तो वो कैसे सामान्य लोगों के मनोविज्ञान पर प्रभाव डालते हैं, मानसिक क्या प्रभाव होता है उन चित्रों का उनके ऊपर, वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए विद्रोह की छवि क्या थी। ठीक है, इस बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं, केवल विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं हैं, अधिसूचनाएं हैं और नेताओं के कुछ पत्र हैं जिनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि विद्रोह की छवि क्या थी। आगे बात करें इस बारे में सरकारी ब्यूरो की तो कमी नहीं है, लेकिन ये औपनिवेशिक सरकार द्वारा लिखे गए तो भेदभावपूर्ण है। उनमें जो विद्रोही थे उनको तो हिंसक और बर्बर दिखाया गया है और अंग्रेजों को अच्छा दिखाया गया है, इसलिए उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते सरकारी ब्यूरो पर। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पोस्टर और कार्टून उपलब्ध हैं। कैसे उपलब्ध हैं? उस समय के समाचार पत्रों में छपे। तो देखिए उन चित्रों के हिसाब से हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला चित्र हम देख रहे हैं, रक्षकों का अभिनंदन हो रहा है इस चित्र में। पहले देखते हैं चित्र का नाम क्या है। तो ये एक चित्रकार ने बनाया था। किसने बनाया था? तो नाम लिखा हुआ है जोन्स बार्कर, ये चित्रकार का नाम है। ठीक है, अब देखिए ये इस चित्र का नाम दिया है द रिलीफ ऑफ लखनऊ। इसका मतलब लखनऊ में, लखनऊ मतलब अवध। पता है बच्चों अवध में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल, और बहुत सारे आम जनता भी उसके साथ थी, तालुकदार और किसान वगैरह भी उनका साथ दे रहे थे। बेगम हजरत महल जो विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। तो देखना यह है कि लखनऊ में जब विद्रोहियों ने अंग्रेजों को वहां से भगा दिया, बहुत सारों को मार दिया और उनकी जो रेजिडेंसी होती थी अंग्रेजों का, जहां पे वो रहते थे, अलग बस्ती होती थी, उस पर कब्जा कर लिया था। अब लखनऊ में जो अंग्रेज कैद थे, चारों तरफ विद्रोहियों ने घेर रखा है उनकी रेजिडेंसी को, उनको बचाने के लिए नई सेना भेजी गई थी बाहर से। उस सेना ने उनको बचाया और फिर विद्रोहियों को तो सजा दी। देखिए एक तरफ आपको दिख रहे होंगे ये विद्रोही, इनको मार दिया, काट दिया इस तरह से। और ये यहाँ पर सारे अंग्रेज नेता खड़े हुए हैं जिनका यहाँ पे स्वागत हुआ है। इनको एक हीरो की तरह इस चित्र में दिखाया गया है। देखिए एक बार, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कुछ तस्वीरों में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। वैसा ही कुछ गुणगान इसमें हुआ है। इस चित्र को समझने के लिए एक बार थोड़ा सा हम देखते हैं कि चित्र में क्या है। चित्र में समझ रहे हैं कि लखनऊ में विद्रोहियों के दमन के बाद एक दृश्य दिखाया गया है। दमन के बाद का लखनऊ की रेजिडेंट कौन था? हेनरी लॉरेंस, लखनऊ का रेजिडेंट। याद है ना, रेजिडेंट एक नियुक्त किया जाता था हर रियासत में अंग्रेजों के द्वारा, बहुत सारी ब्रिटिश सेना भी होती थी उसके साथ। तो लखनऊ का या अवध का रेजिडेंट कौन था? हेनरी लॉरेंस। इसको मार दिया, क्रांतिकारियों ने इसकी
हत्या कर दी, इसको मार दिया गया था। तो फिर यहाँ पर दूसरी सेना भेजी गई जिन्होंने फिर विद्रोहियों को हराया, उनको तितर बितर किया। मतलब यहाँ पर लखनऊ या अवध में क्रांति का दमन किसने किया? देखिए दमन सितंबर में आउटरम और हेनरी हैवलॉक इनके द्वारा यहाँ पर दमन किया गया। बाद में एक और ब्रिटिश कमांडर जो यहाँ पे पहुंचा था उसका नाम है कमांडर कॉलिन कैंपबेल। तो चित्र में इनको ही दिखाया गया है कि जिस तरह विद्रोहियों ने अंग्रेजों को मारा था, फिर ये हीरो वहां पे पहुंचते हैं, विद्रोहियों को हराते हैं और लखनऊ पे वापस से अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। देखिए एक बार फिर से, तो इनको हीरो की तरह दिखाया गया है और बाकी जनता यहाँ जो विद्रोही हैं उनको एक हिंसक और बर्बर तरीके से पेश करके और उनको हारता हुआ यहाँ पे दिखाया गया है। पीछे लखनऊ रेजिडेंसी का चित्र भी बना हुआ है जो कि अस्त व्यस्त है, फूटी टूटी है इस तरीके से। तो इस चित्र को जब ब्रिटिश अखबारों में ये छपा तो उनको महसूस हुआ कि हमने क्रांति को दबा दिया है। सरकार की जो आलोचना होनी चाहिए थी ब्रिटिश सरकार की कि विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि भारत में ऐसा शोषणपूर्ण शासन उन्होंने लागू किया हुआ था इसलिए हुआ, इतने अंग्रेज क्यों मरे, इतने भारतीय क्यों मरे, इस तरह की आलोचनाओं से बचने के लिए ये चित्र उनके काम आया। ये चित्र दिखाया और ये साबित हो गया कि अंग्रेज तो हीरो हैं और वो असभ्य और बर्बर हैं। ऐसे ही हम आगे देखते हैं अगला चित्र। तो अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अब इस चित्र में अंग्रेज अपनी लोगों की, ब्रिटेन के लोगों की हमदर्दी जीतने के लिए ऐसे चित्र। अब देखिए ये चित्र के बारे में, ये है इन मेमोरियम और इसके चित्रकार का भी नाम लिखा है नोएल पेटन। 1859 में ये चित्र उन्होंने बनाया था, फिर ये ब्रिटिश समाचार पत्रों में भी छपा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दिखाया गया है वही लखनऊ का ही ये चित्र है। तो इसमें दिखाया गया है कि जो महिलाएं हैं, अंग्रेज महिलाएं हैं, वो डरी हुई हैं। मतलब अंग्रेज अधिकारियों को तो मार दिया, पुरुष जो थे उनको तो मार दिया, महिलाएं बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, एक कमरे में अपने आप को बंद कर रखा है और एक दूसरे से सहमी हुई, एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, डरी हुई हैं। ठीक है। और पिछवाड़े में इस चित्र के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि ये जो अंग्रेज हैं, ये दिख रहे होंगे आपको अंग्रेज सैनिक, ये कमरे में आ रहे हैं इनको बचाने के लिए। तो इसका मतलब इस चित्र को देख के यही होगा कि विद्रोहियों ने महिला तक को नहीं बख्शा था, वो बहुत ज़्यादा बर्बर थे, हिंसक थे और सरकार के प्रति वहाँ की जनता की हमदर्दी हो जाएगी। फिर लोग क्या कहेंगे कि इन विद्रोहियों को तो सज़ा मिलनी चाहिए, अब हम रुकेंगे नहीं, विद्रोह को कुचलो और साथ में उनको कठोर से कठोर सजा दो कि आगे से ऐसा नहीं हो। ऐसा ही एक और चित्र देखते हैं हम कि उस चित्र के बाद ये प्रतिक्रिया में ये चित्र समाचार पत्रों में छपना शुरू हो गया। इसमें क्या दिखाया गया है, आपको दिख रही होगी, ब्रिटिश महिला है, हाथ में बंदूक लिए हुए हैं और विद्रोहियों को गोली मार रही है, विद्रोहियों को सबक सिखा रही है, उनको मार रही है। तो वो महिलाओं को बता रहे हैं कि ऐसा बनो, इस तरह मारो उनको। और साइड में आपको एक पुस्तक भी पड़ी हुई दिख रही होगी यहाँ पर, यह है बाइबिल। इस चित्र में बाइबिल से ये दिखाना चाह रहे हैं कि ईसाई धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं महिलाओं ने और हिंदू और मुसलमानों को ये मार रहे हैं। क्योंकि इस विद्रोह के बारे में बहुत सारे अंग्रेज लेखकों ने तो ये भी लिखा था कि ये हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब ईसाइयों के खिलाफ। तो ईसाइयों के धर्म ग्रंथ है बाइबिल और उसको बचाने के लिए महिलाओं ने भी हथियार उठा लिए। तो इस तरह विद्रोहियों का मुकाबला करो। ऐसे ही और भी चित्र हम कुछ देखेंगे। तो देखिए इस चित्र में क्या दिखाया गया है, ये कल्पना के आधार पर बनाया गया एक चित्र है जो चित्रकार ने बनाया है। इसमें क्या दिखा रहा है कि अब होगा न्याय, वो कह रहा है चित्रकार, ये प्रदर्शित करना चाह रहा है इस चित्र के द्वारा कि अब तो न्याय होगा, अब हम विद्रोहियों को सबक सिखाएंगे। पहले वाले चित्र देख के उनकी मनोभावना किस तरह बदल गई तो वो दिखा रहे हैं। तो देखिए ये एक अंग्रेज महिला है और ये एक देवी के रूप में, ये मान लो कि जैसे भारतीय देवियां दिखाई जाती है, इस तरह से इसने तलवार उठा रखी है, एक ढाल ले रखी है और ढाल पे देखो क्या बना हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना, तराजू बनी हुई है। मतलब जो न्याय का प्रतीक होती है ना अदालत में तराजू, तो वैसा प्रतीक इस पे बना हुआ है। मतलब अब ये न्याय करने आई है, बदला लेने आई है, अंग्रेजों को जिस तरह मारा था उन विद्रोहियों ने, उनको अब ये मार रही है। और पीछे देखो कुछ भारतीय महिला और बच्चे हैं जो कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो समझ रहे हैं ना अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि उस समय की लोगों पर, उस समय की जनता पर ये चित्र किस तरह प्रभाव डालते थे, किस तरह उनकी मनोदशा बदल जाती थी चित्र और कार्टूनों को देखकर। तो देखिए क्या लिखा है, जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सख्ते का माहौल बनता गया, पिछले वाले चित्रों से देख देख के वो गुस्सा आ रहा था
उनको बदले की मांग भी बुलंद होती गई और विद्रोहियों के बारे में प्रकाशित चित्रों और खबरों में ऐसा माहौल रच दिया कि वो तो बर्बर है, हिंसक है, और उनको सबक सिखाया जाए, अब होगा न्याय। और ये न्याय की तराजू का चित्र इसकी ढाल पर बना हुआ है। ऐसा ही एक और चित्र है, तो देखिए अब वो क्या कह रहे हैं कि अब न्याय होगा, बदला लिया जाएगा। एक तरफ दिखाया हुआ है बंगाल टाइगर, अपने बंगाल का, वो एक अंग्रेज को दबोचे हुए हैं और उस पर हमला कर रहा है ब्रिटिश शेर। तो वो दिखाना चाह रहे हैं कि इन शेर की तरह इन पे टूट पड़ो, ये बंगाल वाले लोगों पे। बंगाल टाइगर जो विद्रोही है बंगाल के लोग, उनको दिखाया गया है टाइगर के रूप में। देखिए चित्र में नीचे पट्टी पर लिखा है बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध, वो बदला लेने आया है। तो इस तरह लोगों की मनोदशा बदल गई इन चित्रों और कार्टूनों को देख के, बहुत ही समझने वाली बात है। तो आगे देखिए, अब दहशत का प्रदर्शन, क्या दहशत का प्रदर्शन होगा? ब्रिटिश अखबारों में छप रही ये खबरें, अब होगा दहशत का प्रदर्शन। अब हम दिखाएंगे उन विद्रोहियों को ये दिखाएंगे कि असली दहशत क्या होती है। साथ ही एक चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र में ये कौन है? ये जो आपको ये व्यक्ति दिख रहा है, ये है उस समय का गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, वो हैं। अब लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो सिपाही हैं, विद्रोही हैं भारतीय सिपाही, अगर उनको हम माफ़ कर दें तो उनकी वफादारी हम दोबारा से जीत सकते हैं। उन पे दया कर दें, उनको माफ़ कर दें तो उनकी वफादारी दोबारा जीत सकते हैं और हमारे प्रति वो वफादार हो सकते हैं। ऐसी बात किसने कही? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने। जबकि वहाँ के लोग तो बहुत गुस्से में थे पिछले चित्रों को देख देख के। देखिए लॉर्ड कैनिंग कि इस बात का बड़ा ही मजाक उड़ाया गया वहाँ के अखबारों में। वहाँ के अखबारों में कहा गया कि लॉर्ड कैनिंग जो नेक बुढ़ा आदमी है, वो उन सिपाहियों पर विश्वास कर रहा है। देखिए किस तरह विश्वास कर रहा है, ऐसे सिपाहियों पर विश्वास कर रहा है जिनके एक हाथ में तो तलवार है, दूसरे हाथ में खंजर है और दोनों ही खून से लथपथ हैं, सने हुए हैं अंग्रेजों के खून से। उन पे विश्वास कर रहा है। तो इस तरह का कार्टून छाप के लॉर्ड कैनिंग की इस बात का मजाक उड़ाया गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कुछ भारतीय अखबारों में जो चित्र छपे उनके बारे में। तो देखिए ब्रिटिश समाचार पत्रों में छपे चित्रों को देखकर वहां की जनता विद्रोहियों को कुचल डालने की आवाज उठा रही थी, तो दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। जो भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने कुछ ऐसे चित्र छापे। बाद में विद्रोह के बाद जो बहुत सारी फिल्में वगैरह बनी भारत में आज़ादी के बाद या आज़ादी की लड़ाई के दौरान, इन चित्रों को देख के जो राष्ट्रीय आंदोलन करता थे वो प्रेरणा मिलती थी, उनको प्रेरणा लेते थे वो इन चित्रों को देख के। देखिए झांसी की रानी दिखाई गई है, बहुत देखे होंगे आपने ऐसी झांसी की रानी के ऐसे चित्र। तो झांसी की रानी दिखाई गई है और तलवार से अंग्रेजों को मार रही है। सामने तात्या टोपे का चित्र भी लगा हुआ है। तो इस तरह से ये चित्र भारतीय समाचार पत्रों में भी छपे थे। ठीक है, तो झांसी की रानी को हम याद करते हुए इस पाठ का समापन करेंगे। उसी समय या उस समय जो हुआ, झांसी की रानी के गुणगान हुए और बाद में एक कवियत्री आई जिसका नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने एक कविता लिखी है, उस कविता के साथ हम इस पाठ का समापन करेंगे। तो देखिए ध्यान रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा एक कविता लिखी गई है। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है परीक्षा में, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तो देखिए आपने पढ़ी होगी, अपनी पाठ्य पुस्तक में होती है अक्सर ये कविता। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुदले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह सत्य वीरता की अवतार थी, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। ये उनकी मतलब आदतों में था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिख रहे हैं कि नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरा दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। इन चीज़ों से तो वो खेलती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी। फिर लिखा है बुदले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों आप इस कविता को गुनगुनाइए, पढ़िए।